बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। किसी के लिए आसानी पैदा करें, आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। खुश रहने का ये बहुत आसान सा फार्मूला है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अक्सर ये बात इसलिए कहती हूँ, हम अपने शोज़ में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर बुलाते हैं, काउंसलिंग के लिए लोग बुलाते हैं। अब हम कहते हैं हर दूसरा बंदा परेशान है। मेरे ख्याल से आपकी परेशानी का हल सिर्फ़ और सिर्फ एक है, एक चेहरे पे मुस्कुराहट रखें और किसी के लिए कुछ बुरा ना करें। यकीन माने अल्लाह ताला का वादा है कि वो आपकी ज़िंदगी को खुद ब खुद आसान बना देगा। हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलते हैं। खबरें हमारे पास क्या हैं। पहली खबर, रमज़ान पैकेज की तशहीरी मुहिम के लिए गैर कानूनी अदायगी से इनकार, सेक्रेटरी इत्तलात और DGPR को ओहदे से हटाने की अंदरूनी कहानी। इक़दाम न करने वाले अफसरान की निशानदही का हुक्म, लेस्को का अरबों रुपए की ओवर बिलिंग पर तहकीकात का आगाज। क़ादी इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास, अद्वियात की किल्लत के जिम्मेदारों के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकाम। और साफ पानी जाया करने वालों के साथ क्या होगा वो भी बताएंगे आपको आज के शो में। खबरें आप जान चुके हैं, डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। जी हाँ, रजा खान साहब और शाहिद सिप्रा ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर की तरफ आ जाते हैं और पहली खबर है सेक्रेटरी इत्तलात और DGPR को निकल गया। अच्छा जी, सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब की सिफारिशात पर रमज़ान पैकेज के लिए गैर कानूनी तौर पर डिजिटल कैंपेन की गई। सीनियर वजीर ने सेक्रेटरी और DGPR पर कंपनी को 15 करोड़ अदायगी का दबाव डाला। क्या मामला है आमिर भाई? ये मामला बड़ा सिंपल है, मैं आपको मुख्तसर अल्फाज में मामला सिंपल है, पैसे खासे ज़्यादा हैं। ये जो सरकारी इश्तहारात हैं इसके हवाले से जो करप्शन है वो हर सियासी दौर में रहती है। मुझे याद है जब मैं अपने कैरियर में स्पोर्ट्स किया करता था तो मैंने एक मैगज़ीन निकाला, स्पोर्ट्स टुडे के नाम से, मंथली मैगज़ीन था। और उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगर आपको सरकारी इश्तिहार चाहिए तो आपने कितने % जो है वो आपने वहाँ के लोगों को देने हैं पैसे, यानी आपने वो रिश्वत जो है। कहाँ के लोगों को? डायरेक्टर जनरल पब्लिक DGPR के लोगों को। अच्छा, तो वो क्योंकि हम बिल्कुल नया मेरा मैगज़ीन था, मैं ही उसका चीफ एडिटर था, मैं ही उसका वो मार्केटिंग था, मैं ही उसकी सारी कंटेंट भी मैं ही लिखता था। तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि नहीं भाई, ये यहाँ पे दाल गलने वाली नहीं है। तो आपको सरकारी इश्तिहार तो कोई भी नहीं लगा, चाहे वो रेलवे का हो चाहे कहीं का भी हो। उसके बाद आ जाए मुस्लिम लीग नून के हर दौर में, यानी इस दौर से पहले भी, शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी, चाहे वो रमज़ान बाज़ार लगते थे, चाहे वो और शोबाजियाँ या शोगेरियाँ थीं, उनके जो इश्तहारात थे वो जिस तरह से तकसीम किए जाते थे वो मुनसफ़ाना तकसीम नहीं थी मीडिया के अंदर। अच्छा। और उसके बाद जब बुज़दार दौर आया या इमरान खान साहब का दौर आया, उस दौर में सोशल मीडिया कैंपेन शुरू हुई। और उसमें ना सिर्फ ये कि सोशल मीडिया कैंपेनर्स को पैसे बहुत दिए गए, कंपनीज हायर की गई, लोगों को हायर किया गया। कोई यूट्यूब पर बैठकर जो झूठ था वो बोल रहा था, कोई टिकटॉक पर झूठ बना रहा था, कुछ सच बोल रहे थे, कुछ झूठ बोल रहे थे। अच्छा, इस तरह मिला जुला रुझान था और इनको करोड़ों रुपए की अदायगियाँ हुई, आज तक उसका ऑडिट नहीं हो सका। अब ये मामला है, ये पहला, वो कहते हैं पहली चोरी पहला फा। अभी ये तो गवर्नमेंट आए जुमा 8 दिन हुए और उसमें ये स्कैंडल सामने आ गया। और ये कोई छोटा स्कैंडल नहीं है। 15 करोड़ रुपए का मतलब है 600 घरानों को रमज़ान निगहबान पैकेज देना। बिल्कुल है। आपने 600 ख़ानदानों के रिज्क को खाकर आपने एक ऐसी कंपनी को गैर कानूनी, मैं कंपनी को देने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, अगर कानूनी तरीके से आप देते तो ज़रूर आपको देना चाहिए था। मतलब आप अपनी प्रमोशन भी करें, आप सियासी लोग हैं, आप उसके बगैर रह नहीं सकते। तो लेकिन मेरे टैक्स का ज़वाबित के साथ की गई है, मेरे टैक्स का पैसा आप अपनी तशहीर पर लगाने की बजाय अगर ये 600 ख़ानदानों में ये राशन दिया जाता, मुझे बताएं वो ज़्यादा तशहीर होती कि ना होती? नहीं जी, यहाँ तो तशहीर रमज़ान निगहबान पर कोई डिजिटल आपने अगर कुछ देखी है तो ज़रूर मुझे बताएं। जितनी कवरेज की हम लोगों ने की, मीडिया पे उसको दिखाया, पॉजिटिवली दिखाया। हम नहीं चाहते थे कि किसी गरीब के दिल में ये एहसास पैदा हो कि उसको दिया जा रहा है। हमने उसकी जिस तरह से कवरेज की, उनकी उसको भी बरकरार रखा, जो अना है उसको भी बरकरार रखा और इसकी कवरेज भी भरपूर की। उसकी वजह ये थी कि हम ये समझते थे कि ये
जो हज़ारों लोगों को ये रमज़ान राशन पैकेज जा रहा है, ये ज़रूरत है इस वक्त, चाहे इसकी कीमत 2500 रुपये लगाए, लेकिन अगर ये किसी को मिलेंगे तो इजाफी मिल रहे हैं ना उसकी आमदन से, जी तो ये बड़ा बेहतर है। लेकिन इस मामले में भी एक 7 न्यूज़ नामी वो कोई डिजिटल कंपनी है जिसको 15 करोड़, अब कल से जब से खबर आई है, अब एक इतला मेरे पास ये भी आई कि 3 करोड़ रुपया मरियम मुनज़्ज़िर ने लिया। अब लिया या नहीं लिया ये इल्ज़ाम है, लेकिन इस 3 करोड़ रुपए की बात तो सामने आ गई बिल्कुल। कि आप इतना जोर क्यों लगा रही थी, और फिर आपने इतना जोर लगाने के बाद जब आपकी दाल नहीं गली और जो अफसरान हैं उन्होंने ईमानदारी का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा रुबीना को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, ठीक है, ईमानदार अफसर है, और जब उन्होंने ये कहा कि हम पर नैब का केस बनेगा तो ये बनेगा, क्योंकि वो कंपनी उस डिजिटल कैंपेन को दिखा नहीं पाई है, बिल्कुल ऐसे ही है कि वो कहाँ हुई है, हाँ। क्या हवा में हुई है, क्योंकि जो लोग आपको रिश्वत देकर इस तरह से करते हैं, तो ये खबर जो 3 करोड़ रुपए वाली है, लोग भी तो शामिल होंगे ना। आप मुझे बताएं, ये पहली, मैं वो कहा ना पहली चोरी पहला था, कि पहली ही एक रमज़ान के बाद मरियम के आने के बाद आया था, मरियम नवाज के आने के बाद, और उसमें भी ये स्कैंडल सामने आ गया। अभी तो ये पहला स्कैंडल है, इसमें जो खरीदारी हुई, जो उनके वालिद के तस्वीर वाले थैले बनाए गए, अब मुझे ये बता दें, ये बाकी चीज़ें भी सामने आनी है। सीएम का तो डायरेक्ट इन चीज़ों से लेना देना नहीं है ना, मतलब अगर आपकी टीम ये सब कुछ कर रही है तो मेरे ख्याल से फिर उनको पकड़ के, शायद सिप्रा साहब अब बारी ये है, सीएम साहिबा का टास्क अब ये होना चाहिए कि ये जो अब जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं सबको पकड़ के तहकीकात तो करें ना। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो चाहे जिस तरह का मर्जी हो, नीचे करप्शन हो रही है, इसका मतलब वो भी मुलविस है, वो जिम्मेदार है, उसका लेफ्ट राइट पे अगर हो रहा है तो वो जिम्मेदार है, बराह रास्त जिम्मेदार है। दूसरा, जिन साहिबा का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, सीनियर वजीर हमारी हैं, उनका बराह रास्त उनके साथ ताल्लुक है, वो साथ साथ होती है, सही कह रही हैं, ठीक है, वो 24 घंटे उनके साथ होती हैं, सारी पॉलिसी मेकिंग, आज चाहे अपोजिशन में देख लें चाहे हुकूमत में देख लें, वो साथ साथ होती हैं। दूसरी बात, उस्मा बुखारी साहिबा जो कह रही हैं कि ये क़वाइद और ज़वाबित के मुताबिक हुआ है, तो फिर शायद ऑफिसर्स इनकार भी ना करते और फिर उनको हटाने की ज़रूरत भी ना पड़ती। बिल्कुल सही कहा। और हमेशा जब भी तशहीरी मुहिम या कोई इस तरह की कंपेन्स गवर्नमेंट सेक्टर में लॉन्च की जाती हैं तो उनके रूल्स मौजूद हैं कि आप अखबार में इश्तिहार दें, कंपनी से उनका टेंडर तलब करें और सबसे लोवेस्ट बिड पे जो आए आप उसको टेंडर दिया। यहाँ शायद ये पेपरा रूल्स की वायलेशन होगी और बराह रास्त एक कंपनी को कह दिया गया कि आप इनको दे दें और किसी के अप्रूवल से हुआ होगा, ये नहीं हुआ होगा कि आपने कह दिया और इनको दे दें। कोई उसमें सीनियर्स हुकूमती अहदेदारान ज़रूर उसमें मौजूद होंगे जिनके कहने पे ये हुआ होगा। एक कंपनी को दे दिया गया, जब उनको पैसों को कहा कि ये कंपनी ने आपकी मुहिम चलाई है तो इनको पैसे दें, और जो पैसे देने वाले लोग हैं जिन्होंने उन चेक्स पे साइन करने हैं वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि ये रिकॉर्ड हमें फराहम कर किया जाए। मुझे बताएं कि अगर रूल्स के मुताबिक हर चीज़ हुई है तो ये प्राइवेट फर्म अपना रिकॉर्ड दे दे उनको। हाँ, रिकॉर्ड देते हैं आप। और डिजिटल जो मार्केटिंग है तो ये तो सेकंड्स की बात है ना, आपने कहाँ पे लगाया, कहाँ पे किस तरह चली, ये तो हर चीज़ मौजूद होगी। कितने लोगों ने देखा कि सेल्स के लोगों ने देखा, किस मुआश के लोगों ने देखा, यानी आपका प्रोफेशन क्या, किस प्रोफेशन के लोगों ने देखा, उनके इलाके कौन से हैं, वो सारा आप यहाँ बैठकर, अभी मैं किसी बच्चे को बाहर कहता हूँ वो आपको सारा निकाल के दे देगा, वो कौन सी कंपनी है जो 15 करोड़ रुपया तो ले गई, बिल लेके आ गई, उसके पास रिकॉर्ड कोई नहीं। ये मैं वही कह रहा हूँ, ये ना फ्लेक्सीज हैं ना बैनर्स हैं कि जो बाद में फाड़ दिए गए, उतार दिए गए, वो तो बात है नहीं। तो अब तो जदीद दौर है, जदीद टेक्नोलॉजी पे सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मेरे ख्याल में अगर इनकी जो फर्म है जिसने ये सारा काम किया है हुकूमत के कहने पे या जिसके कहने पे भी किया है, वो रिकॉर्ड दे देती तो ये बात आज सामने ना आती। देखें, मैंने अगर गवर्नमेंट के भी पैसे देने ना तो जिसकी जिम्मेदारी मेरे पे है, और माली बेज़ाब्तगियाँ किस लिए आती हैं, ऑडिट पैराज किस लिए बनते हैं, फिर बाद में नैब FIA के केसेस क्यों बनते हैं, इसी बुनियाद पे बनते हैं कि आप रूल्स की वायलेशन करके कहीं ना कहीं पैसे देते हैं और बाद में वही खबरें चलती हैं कि गवर्नमेंट ख़जाना को इतने करोड़ का नुकसान पहुँचा दिया गया, इतने अरबों रुपये का नुकसान पहुँचा दिया गया। ऑफिसर्स के साथ इस वक्त खड़े होना चाहिए। देखें, उनको हटा देना ये नाकाफी है। दूसरी तरफ पर आप इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करते, आप तहकीकात इस बात की क्यों नहीं करते कि इन लोगों को मजबूर क्यों कौन कर रहा था, इन लोगों को दबाव क्यों डाला जा रहा था, क्या वजूहात थी, उनका मौक़िफ़ सुने। वही उनका तो सिंपल मौक़िफ़ है कि रिकॉर्ड दे दें और बता दें कि क्या किया, बिल्कुल बात खत्म। तो उसके बाद पैसे लेने में कोई हर्ज नहीं है। कह रही है क़वाइद-ओ-ज़ाबित के तहत है तो दे दे, तो अज़मा उसका दे दे कि जी ये क़वाइद-ओ-ज़ाबित के तहत किया गया बता दे कि और इन्होंने काम करने से इनकार किया है, ये क़वाइद-ओ-ज़ाबित के मुताबिक काम नहीं करना चाहते, तो सामने आ जाएगी ना चीज़।
ये मेरा ख्याल है इन्वेस्टिगेशन जो है ये शुरू होनी चाहिए, और जब तक ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है मरियम और ज़ैब को अपने ओहदे पे नहीं रहना। इतनी जल्दी इस तरह के मामलात हो जाते हैं? ये तो अभी तो शुरुआत। देखिए मैं एक बात कहूँ, ये तो शुरुआत हुई थी। मैं आपको एक बात कहूँ, शरीफ फैमिली जब भी हुकूमत में रही है उनके पास इस तरह के स्कैंडल्स आते रहे हैं। माजी में हुकूमतें भी गई इसी तरह के माली बेज़ाब्तियों पे गई। जो भी इश्यूज आए, आप इन्होंने नैब के केसेस बने, इन पे जैसे भी बने ख़त्म हुए, जो हुए बात की बात है। आखिर जेलें काटी इन्होंने, माली बेज़ाब्तियों की काटी। इस वक्त अगर मरियम नवाज साहिबा CM बनी थी तो मेरे ख्याल में उन्हें बहुत फूंक फूंक कर चलना चाहिए, और आगाज में ही ऐसी तशहीरी मुहिम जिसके तस्वीर छापने पे आपको सोशल मीडिया पे तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। रमजान पैकेज हुआ पहले, और उसी में मैंने तो शुरू में ही कहा था कि इन्होंने हलफ उठाना, सबसे पहले इम्तिहान ही रमजान होना है इनका, बिल्कुल, कि वो उसमें किस तरह लोगों को इम्तिहान में इतने स्कैंडल बन गए, उसी में आ गए। अभी तो आपने बहुत सारे आगे प्रोजेक्ट्स करने हैं। अभी रोजाना चल रहा होता है, जब कैबिनेट मीटिंग होती है कि ये मंजूरी भी दे दी, वो मंजूरी भी दे दी, ये तख्तियां भी लगनी हैं, ये टेंडर भी होने हैं, अरबों रुपए की अदायगियां भी होनी है। तो मेरे ख्याल में हुकूमतों पर हमेशा इस तरह के मामलात बनते हैं कि जब भी वो कोई बड़ा प्रोजेक्ट करती हैं तो उसमें माली बेज़ाब्तियां पाई जाती हैं। चीज़ें क्लियर हैं। अगर वाज़ेह तौर पर अज़मा साहबा कह रही हैं कि कवायद के मुताबिक हुआ, तो वो कवायद और वो ज़वाबित रिकॉर्ड दे दें, सामने ले आए, रिकॉर्ड सामने ले आए। डिजिटल आजकल चीज़ें हैं, 1 मिनट में सब कुछ इतनी डिटेल में आमिर भाई ने बताया कि हर रिकॉर्ड निकल आता है। इल्जाम है, इसकी तहकीकात होनी तो चाहिए। मैं कह रही हूं, हम तो यही कह रहे हैं कि अगर ये सब कुछ है तो सामने ले आए। हमारे पास स्टोरी आई है, हमने उसको पब्लिश किया, आज हम उसको बैठकर डिस्कस कर रहे हैं। तो उस्मा बुखारी साहिबा कह रही हैं वो सब मैंने तो आपको 3 करोड़ पे वाली भी फिगर बता दी, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए ना, क्या वाकई 3 करोड़ पे। और वैसे भी मरियम औरंगजेब जब वफाक में थी तो उस वक्त भी टीवी की भर्तियों में और बहुत सारी चीज़ों में, और अब क्या क्या नाम लें, कहाँ कहाँ उनका नाम आता रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर मरियम नवाज़ को एक शफाफ हुकूमत चलानी है तो उनको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। लेकिन वो तो सिपरा साहब ने बताया, लेकिन लाजिम मलजूम है कुछ लोग, 24 घंटे साथ मैं कह रही हूँ कुछ लोग लाजिम मलजूम है, उनके बगैर नहीं वो चल सकती। हम ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक के बाद हम चलेंगे हमारे साथ ही। वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। ओवर बिलिंग की रोकथाम के लिए इकदाम ना करने वाले अफसरान की निशानदही करके 15 रोज में रिपोर्ट फराहम करने के अहकाम जारी किए गए हैं। क्या प्लानिंग की जा रही है? बड़ा संजीदा मामला है और मेरे ख्याल से अब आगे भारी भरकम बिल भी लोगों को आना शुरू हो जाना। बड़ा मजाकिया सा मामला है, आप संजीदा कह रही हैं। और मैं एक प्रोफेसर साहब से मिला, मैंने इसको मैसेज किया था। प्रोफेसर डॉक्टर गवर्नमेंट एक टीचिंग हॉस्पिटल में है, उनसे मेरी मुलाकात हुई। कहते यार तो डॉक्टर साहब की करिए। मैं कहा जी क्या हुआ? कहता है मेरे पास इतनी सिफारिशें आ रही हैं कि हमें मेडिकल लीव बना दो, हमने मुल्क से बाहर जाना। अच्छा, मेरी हंसी रुक नहीं रही थी, इसलिए कि जिससे पाला पड़ा है इनका वो अब रुकने वाला नहीं। अब दौड़ लग गई है सबकी। मुझे हमें तो क्योंकि अंदाज़ा है 16-17 साल तो हमें हो गए, हमें अंदाज़ा है। फिर मैंने सिपरा को, मैंने कहा कुछ नहीं तो सिपरा को मैसेज करूँगा, भाई आजकल ये डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं कि इनको मेडिकल लीव पे, और ये मैं FIA से भी कहता हूँ जो इसकी तहकीकात करी। सॉरी सिपरा साहब आपका टाइम ले रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं रह नहीं पाया, वो डॉक्टर साहब का वो मामला ऐसा था। वो कह रहे इतनी सिफारिशें कराते हैं कि जी हमें ऐसी बना दें, बीमारी डाल दें कि मैं जो हूँ वो बाहर चला जाऊँ इस मुल्क से। और जिस डॉक्टर से इनका वास्ता पड़ा है वो इनकी सारी बीमारी जो है समझ गया है, देना बचत हो जाएगी। हाँ, वो सर्जन है। हाँ। और वो काट के इनको वो जो करप्शन वाले हिस्से हैं वो अलग कर देगा, जिसका तजर्बा है। बचत है, देखिए बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। और जिन पे है, और मेरी 2 दिन पहले CEO लेस्को से भी मुलाकात हुई है, मैंने उनसे भी पूछा, मैंने कहा ये ओवर बिलिंग और ये सारी चीज़ों, इनका सारा मामला कहाँ जाता है? तो उन्होंने कहा फंक्शनल हेड। मैंने कहा वो तो मेडिकल बुनियादों पर छुट्टी पे चले गए हैं। तो उन्होंने कहा जी मैंने एक और ऑफिसर चीफ इंजीनियर सरवर मुगल साहब हैं, उनको एडिशनल चार्ज दिया। इससे पहले तारिक उस्मान साहब थे, उनको दिया था, उन्होंने दूसरे दिन इनकार कर दिया था कि मैं इस जलती आग में नहीं छलांग लगा सकता। अच्छा। अब सरवर मुगल साहब हैं, उन्होंने भी कह दिया कि 30 तक मैं हूँ, 30 के बाद क्योंकि 4 या 5 को कंपनी क्लोज होनी है बिलिंग, तो वो कहते हैं मैं 30 तक तो करता हूँ, उसके बाद फिर मैं नहीं करूँ। अब आ जाते हैं कि ये इन्होंने बनाई है कि हर सर्कल के लेवल पे एक कमेटी बना दी है जो इस बात को डिग आउट करेगी कि कब से ओवर बिलिंग हो रही थी, कौन कर रहा था। भाई आप पीछे जाएंगे ना तो जो सरबराह कहीं गुजर भी गए हैं, वो भी कहीं ना कहीं SDO रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी एक्सीएन रहे हैं। तो इसको 15 दिन में ये रिपोर्ट मांगी गई है। ये तो मुझे नहीं समझ आती कि 15 दिन में कैसे रिपोर्ट बनेगी। हालिया बिलिंग साइकिल में अगर देखें तो वहाँ जाके ओवर बिलिंग ज़रूर इनको मिल जाएगी, और बहुत सारे ऑफिसर्स ने लिख कर भी इनको भिजवाया था कि हमारे यहाँ कितनी ओवर बिलिंग है। अच्छा।
इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, इस वक्त आपके वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी की हदायत में जो ऑपरेशन हो रहा है, अब सार्फिन के फल खाने का वक्त हुआ जाता है, अब उनको रिलीफ मिलने का वक्त हुआ जाता है। अब जो बिलिंग साइकिल आ रहा है इसमें सार्फिन के बिलों में कमी लाना है, लेकिन लेस्को के आला ऑफिसर्स आज भी उसमें रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं पर थोड़ी सी FIA उनको ढील देगी, वो उसमें रुकावट बनेंगे। मैं आपको बताता हूँ किस तरह उनको रिलीफ मिलने जा रहा है। मैं बता देता हूँ आपको ना किस तरह उनको, इसलिए है कि उनको शोकाजी नोटिस बनेंगे, वो नौकरियों से जाएंगे, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे, वो सलाखों के पीछे जाएंगे। अब फल किस तरह खाना है, एक तो कमिटमेंट होगी डायरेक्टर FIA से, लेस्को चीफ, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज और तमाम सर्कल्स के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, ऐसे जो है ग्रेड 19 का ऑफिसर होता है। लाहौर शहर के 4 हैं, जैसे कसूर का एक है, उकाड़ा, शेखुपुरा, ननकाना के एक ऐसी है, ये हेड ऑफ मतलब सर्कल होते हैं। उन्होंने कह दिया कि ओवर बिलिंग कोई नहीं बर्दाश्त होगी। उन्होंने CO को भी कह दिया कि एक यूनिट भी मिला ओवर बिलिंग में हम आप पर भी मुकदमा दर्ज करेंगे। FIA ने बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया। अब बात है उस तस्वीर का दूसरा रुख, भाई इस बिलिंग साइकिल में तो आप ओवर बिलिंग नहीं करेंगे, जो उससे पहले कर चुके हैं, जो वजीर दाखिला जिस बात की निशानदही कर चुके हैं, वो आवाम को रिलीफ आपने किस तरह देना है। वो इन्होंने देना है क्रेडिट एडजस्टमेंट की सूरत में कि मेरा बिल है, इन्होंने मुझे सपोज 5000 यूनिट एक्स्ट्रा डाला हुआ है, तो वो 5000 यूनिट्स की सूरत में क्रेडिट एडजस्टमेंट इन्होंने मेरे बिल में फीड करनी है, मेरा बिल माइनस में आना है। ठीक है, वो इन्होंने उससे निकालने हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने वो निकाल दिए हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज से मौजूदा डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज सरवर मुगल और कुछ आला अफसरान ने दोबारा, अगर निकालना हो तो फिर हर रास्ता मैं आपको बता दूं, दोबारा इन्होंने रेवेन्यू ऑफिसर्स, और मैं इसमें कहता हूँ रेवेन्यू ऑफिसर्स का भी एहतसाब होना चाहिए, उसके साथ डिप्टी कमर्शियल मैनेजर्स को भी तलब करना चाहिए जो सर्कल्स के लेवल पे बैठे हुए हैं, ये क्रेडिट एडजस्टमेंट नहीं देना चाह रहे हैं। अच्छा, क्रेडिट एडजस्टमेंट अगर ये तमाम कैंपेन जो है ये रियासत के सामने खड़ा होना चाह रहे हैं। देखें FIA इंक्वायरी कर रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब को ब्रीफिंग हो चुकी है, पावर डिवीजन के वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं कि करोड़ों के ओवर बिलिंग है, हमने इसको खत्म करना है। उसके बावजूद इनकी दीदा दिलेरी देखें कि ये क्रेडिट एडजस्टमेंट नहीं करने दे रहे। अगर ये क्रेडिट एडजस्टमेंट ये क्रेडिट नहीं देते, किसके सर जाएगा? देखें क्रेडिट अगर नहीं देते, नहीं हमें तो फायदा होगा ना, कंज्यूमर का फायदा हो जाएगा। वो तो मुझे समझ आ रही है, लेकिन क्रेडिट देंगे तो इस कैंपेन का फायदा होगा, लोगों के बिलों में कमी होगी, लोगों के बिल माइनस में चले जाएंगे, मनफी में चले जाएंगे। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री होगी जिनको शायद इस महीने बिल अदा ना करना पड़े। वाह, यानी इस कदर ओवर बिलिंग, इस कदर ओवर बिलिंग। आप उस लेकिन लेस्को जो है डिफॉल्ट नहीं कर जाएगी। लेस्को नहीं, मैं वही तो कह रही हूं, कंपनी का क्या बनेगा? मैं वैसे पूछ रहा हूं, मेरा यही पॉइंट था आमिर भाई कि कंपनी का क्या बनेगा? लेस्को अगर डिफॉल्ट करती है तो बहुत सारे माजी में मिसालें, आपकी स्टील मिल ने डिफॉल्ट कर दी थी। PIA आज हम प्राइवेटाइजेशन पे नहीं जा रहे हैं, डिफॉल्ट पे ही जा रहे हैं ना। इसका मतलब है कि हम डिफॉल्ट से बचाने के लिए कंज्यूमर की गर्दी पे हम छुरी रखते रहे, उनकी गर्दन काटते रहे। अब तो पकड़ी गई। ऐसे कारखाने हैं जो बंद हो चुके हैं, ऐसी इंडस्ट्री, कसूर और उकाड़ा और मुरीद के में ऐसी इंडस्ट्री बंद होगी आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी इंडस्ट्री को इनको जो जिनकी कंजम्पशन 2 लाख थी उनको इन्होंने 20-20 लाख के बिल डाले, वो बंद करके चले गए। यानी बुनियादी तौर पर ये फायदा पहुंचेगा कमर्शियल सारिफिन को, बड़े नहीं, डोमेस्टिक को भी जाएगा। लाहौर में ऐसी सब डिवीजन भी मौजूद है जिन्होंने 30 से 40 लाख यूनिट तक पर मंथ ओवर बिलिंग की हुई है, डोमेस्टिक सेक्टर में की हुई है। अच्छा, हाँ जी, लाहौर में भी ऐसी सब डिवीजन मौजूद है। क्वेश्चन ये है कि FIA ओवर बिलिंग तो अब तो हलफनामे भी दे रहे हैं ना कि हम ये अभी जो बिलिंग साइकिल आ रहा है ये 2-3 महीने भी इन्होंने क्लोज करनी है, कंपनी रीडिंग लेनी है। सवाल ये है कि वो ओवर बिलिंग तो चले रुक जाएगी जो माजी में हुई है, जो लोगों को इस मुहिम के सम्राट मिलने हैं, उसमें आज लोग क्यों रुकावट बन रहे हैं? उसमें ये लेस्को के आला ऑफिसर रियासत के सामने क्यों खड़ा होना चाह रहे हैं? सिर्फ अपनी नौकरियां बचाने के लिए। बात है वो फिर भाई इस कैंपेन का उस वक्त फायदा होगा कि ये 7 to 10 डेज में जब क्रेडिट मिलेगा कंज्यूमर। मुझे ये बताएं कि बच्चा भी, कोई अफसर बचेगा भी कि सबके सभी बीच में? देखें सब चले जाए अंदर, अगर उन्होंने आवाम के साथ धोखा किया हुआ है, आवाम के साथ फ्रॉड किया हुआ है तो अंदर जाना चाहिए। देखें लेस्को चीफ से मेरी जो मुलाकात हुई तो मैंने कहा जिम्मेदार कौन है, उन्होंने कहा एक तो फंक्शनल हेड है। फंक्शनल हेड कौन है? डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज है, माजी में राज असगर थे, अभी सरवर मुगल हैं। फिर उन्होंने बड़ी मिसाल दी, उन्होंने कहा मैंने तो 100 रुपया इनको दिया, 100 यूनिट दिया, मैंने 90 का रिजल्ट लेना है, 10% मेरा टेक्निकल लॉस है, 90 यूनिट्स का मैंने इनसे रिजल्ट लेना है। 90 में अगर ये लोग बेच रहे हैं यूनिट्स
और उस बेचे हुए यूनिट्स को, चोरी शुदा यूनिट्स को ये ओवर बिलिंग कर रहे हैं, तो ये खुद उसके नताइज भुगते हैं। ये खुद, मैंने तो इनसे रिजल्ट्स लेने हैं। तो मुझे बताएं, लेस्को चीफ का तो बड़ा क्लियर स्टांस है कि ओवर बिलिंग नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक और बड़ा मसला आ रहा है कि इस कैंपेन की मद में लेस्को चीफ की सीट पर लोगों के, उन्होंने अपने घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए हैं। मुख्तलिफ लॉबीज एक्टिव हो गई हैं। कोई FIA को कंट्रोवर्शियल बना रहा है, कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कंट्रोवर्शियल बना रहा है, कोई लेस्को के अपने ऑफिसर जो हैं वो किसी को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। अब क्या है, एडिशनल चार्ज है। 2 लोग इसमें, एक GM है वो इस दौड़ में कि मैं CEO लग जाऊँ, शायद हैदर को इसी कैंपेन में हटा दिया जाए। एक हमारे चीफ इंजीनियर बैठे हैं जिनकी प्रमोशन पर भी क्वेश्चन मार्क हैं कि ग्रेड 19 उनको बोर्ड के बगैर मिला, उसका ऑडिट पैरा बना हुआ है। उसके बाद उनके केसेस अदालतों में ज़ेर समात हैं। FIA ने उनकी मिली मगज से उनको NOC दिए हुए हैं। उनकी ग्रेड 20 की प्रमोशन पे अभी तक इन्वेस्टिगेशन हो रही है। वो भी इसी दौड़ में शामिल है कि मैं CEO लग जाऊं। अब CEO की लड़ाई अलग चल रही है, कंज्यूमर अपनी जगह पे, यहाँ सीटों की लड़ाइयाँ चल रही हैं कि हमने कहाँ जाना है। इसलिए CEO को आप बरी सिमा तो नहीं करा। मैं यही कहने वाली थी, अगर आपका एक हेड जो वो कह रहा है जी मैंने 90 दिए थे, मैंने 90 के पैसे ये मैंने उनकी नाक के नीचे सारा, अगर आपके नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, आपके अपना अमला सारा। मैंने तो आगाज में, ये आपके प्रोग्राम के आगाज में बात की है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट चाहे जिस तरह मर्जी है, अगर उनके लेफ्ट राइट पे कुछ हो रहा है तो बराह रास्त जिम्मेदार तो वही है। तो बराह रास्त जिम्मेदारी तो लेस्को चीफ पर ही है। वो नताइज लेके जाएं कि हमने 2% या 3% कंपनी का लॉस लेवल नीचे कर दिया और मिनिस्ट्री में उनकी बल्ले बल्ले हो, और उसके पसे पर्दा जब मुहर्रिकात निकले, ओवर बिलिंग और बिजली चोरी आप बरी ज़िम्मेदारी हो सकते हैं। लेकिन आपकी बातों से मुझे खुशी ये हो रही है कि जिनके साथ ज्यादती हुई ओवर बिलिंग की सूरत में, उनके अब अच्छे FIA को एक्टिव होने की जरूरत है। अभी FIA को बहुत ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है। ये बिलिंग के डेज है ना, सही कह रहे हैं, 8-10 दिन जो है ये बिलिंग के डेज है। अगर इस वक्त थोड़ा सा भी डाउनफॉल होगा उनका, थोड़ा सा भी कहीं रिलैक्स करेंगे, कमजोरी उन्होंने दिखाई, तो ये इतनी बड़ी कैंपेन जिसकी हमायत आपके वज़ीर आज़म भी कर रहे हैं, आपकी पावर डिवीजन भी कर रही है, इंटीरियर मिनिस्ट्री उसके उस फ्रंट पे है, FIA को उन्होंने हदायत की हुई है। ये सारी कैंपेन जो है इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसका फ़ायदा उस वक्त होगा जब लोगों को ओवरबिल्ड यूनिट्स निकाल दिए जाएंगे, उनके बिलों में क्रेडिट एडजस्टमेंट आ जाएगी, उनको माइनस में जब बिल डिलीवर होंगे तो तब उनको पता चलेगा कि सैयद मोहसिन। चले जी, हम दुआ गो हैं कि ये मामला इसी तरह से खुश उसलूबी से अंजाम को पहुंचे और ये अफसरान जो इधर उधर दौड़े लगा रहे हैं ये भी पकड़ में आ जाए। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं हमारे साथ ही। खुशामदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। खबर यह है जी, अद्वियात की किल्लत के जिम्मेदारों के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकाम जारी किए गए हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास हुआ है। अहम इजलास होना चाहिए, लेकिन इसके समरात आवाम तक कैसे पहुँचेंगे पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन ख्वाजा इमरान साहब आवाम तक कैसे पहुँचेंगे। मैंने मैसेज भी किया था उनको, फायद साहब को, लेकिन वो मेरे ख्याल इतने मसरूफ़ हैं यही इन्हीं मामलों को देखते हुए वो समझ रहे हैं कि शायद बहुत सारे मामला जो हैं उन्होंने ठीक करने हैं और इसलिए वो शायद हमें भी टाइम नहीं दे पा रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि एक्टिव बंदा है ख्वाजा इमरान नज़ीर। अगर अद्वियात की वाकई किल्लत का वही मामला है, जाली अद्वियात का एक अलग से मामला है, जाली अद्वियात का अलग है, उससे बढ़कर ये है कि अद्वियात की किल्लत का मामला है। आज ही के अखबार में खबर है कि जो शुगर के पेशेंट्स को आँख में इंजेक्शंस लगते थे, वो जिससे बनाई भी गई थी और उसके बाद वो बंद हो गए, उसकी किल्लत अभी तक, और बेचारे जिनका ये मसला है सही कह रहे हैं, उस मसले को कोई एड्रेस करने वाला नहीं है। तो ख्वाजा इमरान नज़ीर ने ज़रूर ये बेहतर काम ही सोचा है और उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो किल्लत है वो तो ख़त्म की जाए, उसके बाद देखा जाएगा म्यारी अद्वियात कौन सी हैं, गैर म्यारी कौन सी हैं, या जाली अद्वियात कहाँ बिक रही हैं। सबसे पहले तो लोगों को दुआ मिलनी चाहिए। कैंसर के पेशेंट्स की अद्वियात नहीं मिल रही है, हार्ट पेशेंट्स को नहीं मिल रही। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं, कैंसर के पेशेंट्स का तो मामला ये है कि उनको फ्री में दुआ मिलती थी, वो भी मिलना जो है वो पैसों की भी नहीं मिल रही। आमिर भाई बंद रही, इमरान खान के दौर में वो उनको अद्वियात नहीं मिलती थी बेचारों को। इसी तरह हार्ट पेशेंट्स को आपको पता है कि पर मंथ उनको अद्वियात जारी होती हैं PIC से, वो बंद रही बहुत अरसा। निगरान दौर में आकर वो काम सीधा हुआ। अब मेरा ख्याल ख्वाजा साहब उसी लाइन को लेकर, क्योंकि जिस तरह से मोहसिन रज़ा नकवी ने काम किया, उन्होंने सोचा कि उसी लाइन पर काम करें। अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ख्वाजा साहब दोस्तों को भी जवाब दे दिया।
नहीं, दौड़ पकड़ने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जिस तरह से काम हमने देखा निगरान सेटअप में, तो ख्वाजा साहब मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस्ड हैं, हम लोग पहले हेल्थ के मामला देख चुके हैं, उस लिहाज से काम नज़र नहीं आ रहा। शायद सबसे पहले तो मेरा शिकवा है कि उन्होंने हाई साहब को रिप्लाई नहीं किया, वो फ़ौरन रिप्लाई करें। ये ऑन एयर जा रहा है शिकवा, ये मुनासिब नहीं है कि वजीर अपनी जगह पे, लेकिन आयशा ने भी अपनी शिकायत बता दी है, मुझे भी रिप्लाई नहीं कर रहे, उनको भी रिप्लाई नहीं कर रहे। फिर कुछ ज्यादा मसरूफी हुई, फिर कुछ दिन बाद यहाँ बुलाने का मकसद क्या होता है, मौक़िफ़ लेने का मकसद क्या होता है कि अब आपको बता दें कि आप क्या कर रहे हैं। इंतजार कीजिए, फिर मानसून आ रहा है, कहीं ना कहीं लाइट बंद होगी, कोई ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाए, मेरे तक कोई ना कोई मेरे साथ राब्ते में आ जाएगा। फिर आयशा आप भी इंतजार कीजिए, हाई साहब भी इंतजार कीजिए। अब हम आ जाते हैं अद्वियात पे। बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। गरीब, मतवसत और मुस्तहिक मरीज़ जो हैं वो सरकारी हॉस्पिटल्स में जाते हैं, जिनको आज खाना खाने में, खाना पकाने में बड़ी मुश्किलात हैं, 2 वक्त का खाना खाना जिनके लिए बड़ी मुश्किल हुआ है, वो इस बुनियाद पर जाते हैं कि हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक तो इलाज मुआवजे की सहूलत अच्छी मिलेगी, सस्ती या फ्री में अद्वियात मिल जाएंगी, और वो उस अद्वियात के बलबूते पर अपना आगे गुजर बसर कर लेंगे। ये तो क्रेडिट जो है ये आपके ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब को देना चाहिए, और उनको इस पर मज़ीद एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट फ्री अद्वियात देती है वो ऐसी अमराज हैं जिनकी दवा बहुत ज़रूरी होती है, उसका बगैर उस मरीज़ का गुजारा नहीं है। उसमें आप शुगर की ले लें, जिस तरह आप सारी गिन चुके हैं, ऑलरेडी कह भी चुके हैं, खानों की तरह लाजमी मुलज़ुम होती है, मयारी गैर मयारी ये चीज़ें साथ साथ क्रैकडाउन चलता रहता है। ये इसमें इस पर आप वो रूटीन में भी एक मैसेज दे दें, और एक स्ट्रक्चर तो हेल्थ का मौजूद है ना, सारे काम ख्वाजा साहब ने तो नहीं करने, उनकी जिम्मेदारी मेरे ख्याल में कंट्रोल, ड्रग्स कंट्रोल भी है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी कुछ होंगी। शायद सिप्रा साहब हेड तो इन्होंने करना है ना हर चीज पे, हेड का अल्टीमेटली अवाम में जवाब इन्होंने देना है, और उसके बाद जब इलेक्शन आएगा तो अवाम में भी इन्होंने जवाब देना है। बिल्कुल, तो वो इस गर्ज से देखे, मेरा ये नहीं है कि हमारी उनके साथ दोस्ती ये कुछ है, ख्वाजा साहब का माजी में भी देख ले, उन्होंने जो काम की आज नजर आते हैं, चाहे ख्वाजा सलमान रफीक साहब का देख लें, चाहे ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब का देख लें, दोनों बहुत भी अच्छे हैं, दोनों एक्टिव हैं और वो जाएंगे। देखे अभी आगाज हुआ है, हाई साहब ने शुरू में कह दिया कि जुमा अभी 8 दिन हुए हैं हुकूमत को, अभी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनकी तरफ जाना है, बहुत सारे ऐसे लोगों की चीज़ें उनके सामने आ रही हैं जिनको अब कवर अप करना है। तो मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता अगर चलते रहे तो इंशाल्लाह कोई ना कोई वक्त आएगा कि आवाम को कुछ ना कुछ सहूलत जरूर मिलना, लेकिन ये आहिस्ता चलने वाला मामला नहीं ना है। नहीं फिर क्या करें, अद्वियात से बेचारे परेशान हैं। नहीं फिर क्या करें, मामला इतना बिगड़ चुका है। मैं आपको बताऊं, 4 साल गुजरे, पौने 4 साल बुज़दार दौर में कोई एक नया हॉस्पिटल नहीं बना, उस दौर में कोई एक काम नहीं हुआ गरीब मरीजों के लिए। मैंने आपको कहा उस दौर में कैंसर तो फिर मुझे निगरान गवर्नमेंट के दौर में भी गरीब मरीज नजर आते थे जो शुक्र अदा करते थे, हम लोगों को लोग आगे निगरान दौर में क्या हुआ, निगरान दौर में हुआ कि उन्होंने तमाम हॉस्पिटल को रीवैम्प करना शुरू कर दिया। ये बड़ा अच्छा काम था, क्योंकि हॉस्पिटल की अब आमिर भाई किसी डॉक्टर के पास इनकार भी नहीं था। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जब भी लोग जाते थे, अब भी नहीं है, अब डॉक्टर्स वैसे इनकार नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं, रश बहुत ज्यादा होता है, कोई जल्दी अच्छा अब आए ना, अब इस बात पर आ जाएगा कोई हॉस्पिटल बनेगा ही नहीं तो एक ही हॉस्पिटल पर रश होएगा ना, आपने खुद ही कह दिया, तो डॉक्टर क्या करे? मुझे ये बताएं, डॉक्टर अपने घर ले जाके अपने बेड पे डाल दे। 3 दिन से चिल्ड्रन हॉस्पिटल से 3 सिफारिशें, मैं आपको बताऊं, जिना हॉस्पिटल में एक दफ़ा मुझे बेड की ज़रूरत थी और अपनी वालदा के लिए ज़रूरत थी, तो मैं एमएस के पास था, तो एमएस कहता है भाई आप उठें, आप जाके देखें एक एक बेड पे 3 मरीज हैं, मैं अपने घर वाला बेड मंगवा देता हूँ, उस पर आप लटा लें अपनी वालदा। ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। सही कह रहे हैं तो आपने खुद ही कह दिया कि जब चिल्ड्रन हॉस्पिटल में इनकार इसलिए होता है कि वहाँ बेड ही नहीं। इसकी वजह यह है कि क्या हमने मुल्तान में, बहावलपुर में, रहीमयार खान में, डीजी खान में, पिंडी में, कब तक हम ये सब चीजें कहते रहेंगे? कब तक हम कहते रहेंगे कि पीआईसी के तरफ से अस्पताल होने चाहिए? आप पर जो 4 साल गुजरे हैं उसमें कोई हॉस्पिटल नहीं बना, उससे पहले ही बने सबके सब, अब आके रिवैम्प हुए, अब आप बनेंगे। सीएम ने आते ही कैंसर हॉस्पिटल की बात की, लाहौर में बनाने की, हालांकि मैं उसके खिलाफ हूँ, मैं उसके खिलाफ हूँ। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल जो बन रहा है, जा रहा है, मैं इसलिए खिलाफ हूँ कि ये बनना चाहिए, ज़रूर बनना चाहिए, फैसलाबाद में बनना चाहिए, ये ज़रूर बनना चाहिए, मुल्तान में बनना चाहिए। लाहौर में ऑलरेडी प्राइवेट और सतह पर 2 कैंसर हॉस्पिटल और एक कैंसर हॉस्पिटल सरकारी भी है, अनमोल के नाम से, वहाँ पे भी किसी न किसी हद तक कैंसर का इलाज होता है। फिर अटामिक का शोबा है म्यू हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पे भी कैंसर के मरीजों का इलाज होता है। यहाँ पे बहुत हॉस्पिटल्स हैं, अगर कैंसर के हॉस्पिटल की ज़रूरत है इस वक्त तो वो फैसलाबाद में है
आपके पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेशो फैसलाबाद के लोगों का। चलें जी, हम दुआ गो हैं कि इस पर काम जरूर होगा। क़ादर साहब को बुलाने का मकसद भी बारहा यही है कि पता चले कि जी सेहत के शोबे में क्या क्या बेहतरी लाई जा रही है, क्योंकि आवाम का बराह रास्त इससे ताल्लुक होता है और आवाम परेशान भी बहुत है सेहत के मामला को लेकर। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, खुश आमदीद आपको कहेंगे शो में। और प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि एक कितनी पुरानी दर्द थी है वो दोबारा से आ गई और उस पर आपने इलाज भी बारहा कराया हो। अब हमारे अक्सर ऐसी गलतियां हम अपने लाइफस्टाइल में कर बैठते हैं कि वो दर्द जिसका हम इलाज करा चुके होते हैं, फिजियोथेरेपी करा चुके होते हैं, मेडिसिन खा चुके होते हैं, एक दफ़ा फिर से उनका सामना करना पड़ता है। अच्छा जी, अब इसके लिए करना क्या है? अगर आपको मुसलसल एक जगह पे पेन बार बार महसूस हो रही है या आज से कोई 6 माह पहले 4 माह पहले आपको वो पेन हुई और अब दोबारा से हो रही है, उसके लिए क्या करना है? फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर तहमीना इरफान हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें अपने शो में वेलकम देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमारा आज का जो टॉपिक है मैं उसकी तरफ आना चाहूँगी। अक्सर ऐसा होता है आपको पेन महसूस होती है, आपने फिजियोथेरेपी कराई और उसके बाद वो पेन चलेगी, लेकिन 3, 4, 5 महीने बाद दोबारा से आपको उस पेन का सामना रहता है। उसकी क्या वजह होती है? मेन वजह यह है कि जब आप ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट आप बहुत सी मेडिसिन ऐसी यूज़ कर रहे होते हैं, आप एक्टिव होते हैं, आपका फोकस होता है उसी चोट की तरफ कि मैंने इसको ठीक करना है। उसके लिए आप अच्छे मल्टीविटामिन्स भी यूज़ कर रहे होते हैं, मीनवाइल पेन किलर्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो फॉर दैट टेन्योर वो ठीक हो जाती है पेन, आपको लगता है आई एम गुड टू गो। लेकिन जब आप अपनी वर्क रूटीन में वापस आते हैं और ये देखें कि जब आपके नॉर्मल मसल्स की निस्बत वो वाला मसल या वो वाला रीजन जो पहले से ट्रॉमेटिक पेन से गुजरा हुआ है या इंजरी से गुजरा हुआ है वो उस हद तक स्ट्रॉन्ग नहीं है, उस पर लोड बढ़ना शुरू हो जाता है। आपकी नॉर्मल रूटीन उस मसल या उस रीजन के लिए नॉर्मल नहीं होती, तभी हम वो पेन दोबारा से फील करना स्टार्ट हो जाते हैं कि यार ये तो ठीक ही नहीं हुआ। 2 वजूहात हो गई हैं कि आपने मेडिसिन छोड़ दी, अपना ख्याल रखना छोड़ दिया, और दूसरा ये कि जब एक इंजरी हो गई तो उस टिश्यू का स्ट्रक्चर, उस टिश्यू की स्ट्रेंथ वो नहीं रहती। बिल्कुल, ये 2 मेन वजूहात हैं और इन्हीं को अगर कवर हम करते जाएं तो ये पेन इस तरह से हमें बार बार फील ना हो। अच्छा जी, अगर आपको बैक पेन है, आपने फिजियोथेरेपी कराई है, अब मैक्सिमम मिनिमम वो कितना अरसा अगर आपकी पेन रिलीफ हो भी गई है तो आपको केयर क्या करनी है? क्या आपको दोबारा उस तरफ जो है मुसलसल फिजियोथेरेपी कराते रहना चाहिए? बहुत सी वजूहात हैं बैक पेन की भी। अब आपने किस पेन के लिए फिजियो सेशंस लिए हैं और किस पेन के लिए आपने ट्रीटमेंट लिए, डिपेंड उस पर करते हैं। अब कुछ ऐसे क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं कि उनको हम कहते हैं कि ये एक्सरसाइज लाइफ लॉन्ग आपकी चलेगी टू स्ट्रेंथन योर मसल और आपको डेली एक बूस्ट चाहिए, ठीक है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम कहते हैं कि फॉर द टाइम बिंग आपका ये मसल शॉर्ट हो गया, ये लेंथनिंग वीकनेस की तरफ चला गया, आपने 1 वीक 2 वीक 3 वीक्स ये लेके एक्सरसाइज और फिर बंद कर देने। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कंडीशन की तरफ। अब जैसे पोस्ट ऑप पेशेंट्स होते हैं जिनका ऑपरेट हुआ है अभी रिसेंटली, कोई स्पाइनल किसी कंडीशन का, उनको हम एट द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ सर्जरी जब उनकी ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर देते हैं तो उनको हम कहते हैं कि जब तक आप फुली अपनी जो ADLs यानी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग नॉर्मली परफॉर्म नहीं करना शुरू कर देते, आपने ये एक्सरसाइज करनी है। और इसके साथ साथ मल्टीविटामिन का बहुत अच्छा रोल है, मेथिकोबालामीन जिसमें आ जाते हैं, कैल्शियम आ जाते हैं, जिंक मैग्नीशियम आ जाते हैं, जो कि आपकी इंजरी को जल्दी रिकवर करते हैं। एक तो ये बात, और दूसरा आपको रिलैप्स देर से होता है। ठीक, रिलैप्स जो आप आज का टॉपिक है कि क्यों पेन रिलैप्स होती है, कि ठीक हो गई, बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया, रिलैप्स क्यों हुआ। तो ये बहुत एक मेन समझ लें कि इंग्रेडिएंट कह लें कि जो आपको बहुत जल्दी रिलीफ भी दे देते हैं और आपको दोबारा से पेन होती भी नहीं है। का भी इसमें फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए हमारी स्किन है, कोई चोट हमें बचपन में लगती है बड़ी जल्दी हील हो जाती है, बट एज वी आर गेटिंग ओल्डर कोई चोट लगती है टेक्स टाइम टू गेट हील। प्लस कोमॉर्बिडिटी, आजकल ओवर द 40 ओवर 45 एज के जितने लोग हैं उनमें से 80% लोग शुगर से सफ़र कर रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस से सफ़र कर रहे हैं। अब हम बीइंग अ डॉक्टर एक ही कंडीशन को नहीं देखते। अगर किसी बंदे की कमर में दर्द है, सिर्फ हम उसकी कमर को नोटिस नहीं कर रहे होंगे, हम सारी चीज़ों को देख रहे होंगे कि उसकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है, खुराक कैसी है, वो किस क्लास ऑफ फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत मैटर करती है। बिल्कुल, हमने एक नॉर्मल क्लास के
पेशेंट को कोई मेडिसिन बतानी है, कोई एक्सरसाइज बतानी है, वो उस तरह से फॉलो नहीं करेगा। ये एक एक्सपीरियंस है, शायद उनके ऊपर वर्कलोड इस तरह का होता है या वो सीरियस नहीं लेते अपनी लाइफ को। हमें तो सीरियस ही लेते हैं, लेकिन खुद को अपना इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। ठीक है होता रहेगा। गायनी की जिसमें बहुत सी एक समझ लें कि एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हमारे पास कि रोजाना इतनी माए ट्रॉमा से गुजरती है, लेकिन एट द वेरी नेक्स्ट डे और 2 days वो कहती हैं बस ठीक है। अब जाहिर है जिनके घरों में जिम्मेदारियां इतनी हैं, ऑलरेडी 1-2 बच्चे हैं, तीसरा चौथा हुआ, तो वो तो अपना ख्याल वैसे नहीं रख सकती। यही जो पेन्स हैं वो निकल के हम कहते हैं कि यार बुढ़ापे में देखो ये दर्दें आ गई तुम्हारी, ये वो ये होती हैं कि आपने अपने ट्रॉमा को टाइम ही नहीं दिया, आपने अपने ट्रॉमा को अटेंशन ही नहीं दी कि वो 100% हील हो सके। सिमिलरली मैं आपको बता रही थी कि स्किन जैसे हमारी हील हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब हम ओल्ड एज में जाते हैं तो वो टाइम लेता है हील होने में। इसी तरह से अंदरूनी तौर पे फॉर एग्जांपल हमारे कोई मसल टीयर हो गया, लिगामेंट जो है इंसल्ट हो गया, तो वो उस तरह से हील नहीं होता जैसे यंग एज में होता है। एक तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी होती है यंग एज में, फिर आप एक्टिव होते हो, माइंडफुल होते हो और छोटी मोटी दर्दों को आप बॉदर भी नहीं करते। लेकिन ओल्ड एज में आप बॉदर भी करते हो क्योंकि ऑलरेडी बहुत सी वीकनेस चल रही होती है बॉडी में जो उसको समझ लें कि पेन को एग्रवेट कर देती है। ठीक हो गया ना? सही। नमनेस कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा फील होती है हाथों में, पाँव में, इसकी क्या रीज़न है? इसकी मेन वजूहात में से 2-3 जो हैं B12 की कमी, विटामिन B12 की कमी, जिसको हम मेथिकोबालामीन से पूरा कर सकते हैं। और खुदा ना खास्ता किसी को कोई ऐसा कोई रोड एक्सीडेंट हुआ हो या वो कहीं गिर गया हो या किसी और रीज़न से तकिया वगैरह से यूज़ ना करने से स्पाइनल कोई कंप्रेशन आया हुआ किसी भी लेवल पे, उससे भी उसकी टांग में, हाथों में नमनेस है। फॉर एग्जांपल गर्दन में कंप्रेशन आया है तो बाजुओं में नमनेस जाएगी। टांगों में जो नमनेस है वो लोअर बैक में कोई कंप्रेशन आया उस वजह से जाएगी। तो ये 2 वजूहात हैं। और तीसरा, किसी को लेफ़्ट आर्म में अगर मुसलसल नमनेस रह रही है तो उसको कार्डियोलॉजिस्ट को भी विज़िट करना चाहिए। बीपी अपना सही मॉनिटर करवा के रखना चाहिए। बीपी का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो हाई बीपी बर्दाश्त नहीं करता। जैसे बीपी हाई होता है ब्रेन वेसल्स जो है वो एक तरह से परेशान हो जाते हैं बिकॉज दे हैव टू सप्लाई द ब्लड ऑल ओवर द ब्रेन। और ब्रेन वो है जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। फ़ौरन से आपके उस हिस्से में नमनेस स्टार्ट हो जाती है जिसको फिर हम कहते हैं कि अगर कंट्रोल ना किया जाए तो वो लकवे की तरफ चली जाती है। उसकी भी वजूहात फिर 2 आ जाती हैं। ब्रेन में ब्लड रुक गया या कोई वेन रप्चर हो गई, तो ये भी वजह है एक नमनेस। ठीक। अच्छा जी, अब फिजियोथेरेपी के साथ साथ कुछ लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं अगर उनका फिजियोथेरेपी का सेशन पूरा हो गया है। सो किस तरह से आप इस प्रैक्टिस को देखती हैं? क्या फिर आपको ट्रेनर की ही साथ मिलकर जो है वो जिम करना है? क्योंकि हम अक्सर ऐसी गलतियां जिम के दौरान भी कर देते हैं जो कि फिर लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि ट्रेनर आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि एक तो जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं फोकस आपका होता है अपने गोल की तरफ। तो कुछ नहीं बल्कि बहुत से मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे जो अपनी बॉडी को अलाइन नहीं रख पाते क्योंकि दे आर फोकसिंग ऑन द वेट कि हमने आज ये रेपिटेशंस करनी है, आज हमने इस वेट गोल तक पहुंचना है। तो बॉडी अलाइनमेंट और प्रॉपर आप सांस किस पॉइंट पे होल्ड करना है, किस पॉइंट पे छोड़ना है, क्योंकि इन सब चीज़ों से आप इंजरी से बच जाते हैं। क्योंकि ट्रेनर आपको गाइड करता है कि होल्ड योर ब्रेथ, रिलीज़ योर ब्रेथ, वो आपको अच्छे से गाइड करता फिर आपको वेट बता देता है कि आज आपको नहीं उठाया जा रहा, वेट आपने नहीं उठाना, आपकी बॉडी नहीं बर्दाश्त कर सकती। और दूसरा, ट्रॉमा के फ़ौरन बाद जिम मैं सजेस्ट नहीं करती अनटिल अनलेस आपकी पेन 100% रिकवर ना हो जाए। हमें नहीं पता ऑल द टाइम बॉडी में क्या हो रहा है। हम डेली तो MRI नहीं करवा सकते ना पेशेंट का कि किस स्टेज तक पहुँच गई है इंजरी। तो हमें रिसर्चेस पे चलना पड़ता है। रिसर्च कहती है कि आपको 6 वीक्स लगेंगे रिकवर होने में, 4 वीक्स लगेंगे, हमें उसको फॉलो करना है। अप टिल दैट टाइम हम रेकमेंड नहीं करते कि आप जिम जाएं। ठीक है, हमें नहीं पता कि बॉडी के कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व हो, कौन सी मूवमेंट पे ये पेन बढ़ जाए, तो फिर पेशेंट जो है वो परेशान होगा। अगर आपकी पेन बार बार रिपीट हो रही है और उसके लिए फिर क्या आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या आप सजेस्ट करती हैं? किन किन चीज़ों का ख्याल रखना? बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जैसे जिनको सोने में एक तकिया एक पिलो उन्होंने ख़ास रखा हुआ है, वो यूज़ नहीं करते, पेन निकल आती है और बार बार वही पेन निकलती है। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं ड्राइव करते हैं, उनको फ़ौरन ये नेक पेन रहती है। अब उनको मॉडिफाई किस तरह से करना चाहिए? दे मस्ट वर्क ऑन देयर पोस्चर। मैंने पहले भी मेंशन किया है कि पोस्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और पोस्चर ही मेन चीज़ है जो आपको बताता है कि भाई यहाँ पे पेन है, हट के बैठना है। अब वो बैठे बैठे मैं फॉर एग्जांपल मेरी इस जगह पे पेन है, मैं इधर लोड नहीं डालूंगी, मैं ऐसे होके बैठूँगी, बैठे बैठे
बजाय इसके कि मैं अपनी कमर अलाइन रखती, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देती और वो ट्रीट करती, मैंने अपने आप से मैंने कहा काम तो मैंने करना है, छोड़ो छोड़ो, तो मैं ऐसे करके काम करने लगी, जिस वजह से मेरा दूसरा हिस्सा भी इफेक्ट होने लगेगा, कॉन्ट्रैक्शन, और अल्टीमेटली मैं चलूँगी लिम्पिंग के साथ। अब जाहिर है बैठ में ऐसे रही हूँ तो चलूँगी भी इसी तरह ना, और यही वजह बनती है कि वो पेन मेरी बार बार मुझे फील होगी। स्टूडेंट्स बड़े ये चीज़ें फील करते हैं, बच्चे जो बैठ के 7th-8th क्लास के हैं, क्लासरूम के बाद फिर घर आके अगर वो काम कर रहे हैं तो मुसलसल ये चीज़ें उनकी ऐसे फील होती है जैसे बात। तो मुझे बड़ा स्टूडेंट से क्या उनके पेरेंट्स से एतराज़ रहता है कि आजकल बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं मिल्क इंटेक नहीं है, बिल्कुल भी मिल्क इंटेक नहीं, ये पीता नहीं है। कोई भी बच्चा पसंद नहीं करता हेल्दी चीज़, आप उसे दें। और दूसरी बात यह है कि अ लॉट ऑफ मल्टीविटामिन्स आर अवेलेबल जो आप उन्हें दे सकते हैं। उसमें कैल्शियम आ जाता है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, मैग्नीशियम आ जाता है, जिंक बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। इसके बाद बड़ों में तो मेथिकोबालामीन वगैरह दे देते हैं। और दूसरा हैवी स्कूल बैग्स, आप ट्रॉली बैग्स लेते हैं उनको, और या स्कूल मैनेजमेंट और ये हायर लेवल अथॉरिटीज़ जो हैं इनको मैनेज करनी चाहिए ये चीज़ कि स्कूल में इतना लोड ही ना हो बैग्स का कि बच्चे बेचारे आगे को स्टूप होके चलना शुरू हो जाए। बैग का तो वज़न उठाना है, पीछे जाएंगे तो गिर जाएंगे, तो दे ट्राई टू मैनेज द वेट बाय स्टूपिंग देयर पोस्चर, ऐसे आगे को होके कि ज़रा पूरी कमर पे जो है ना लोड आ जाए उनके, इस वजह से उनके कंधे भी पेन रहते हैं। और फिर देखें एक्टिविटी, हमसे 70-80% ज़्यादा एक्टिव होते हैं, स्कूल जाते हैं भागे भागे, वहाँ भी भागते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, आते हैं खाना खाते हैं, ट्यूशन टाइम भागना, फिर आते हैं खेलने का टाइम। तो इतनी एनर्जी मीट करने के लिए इतनी इंटेक भी तो होनी चाहिए ना। जब इंटेक और आउटपुट दोनों मीट नहीं करेंगे तो बच्चे तो थका हुआ फील करेंगे। तो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टू मैनेज देयर नीड्स। और अगर वो मैनेज नहीं कर रहे तो फिर पहले डॉक्टर के पास लाने से आप अपने देखें। ये सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, सब माओ से, सब दादियों नानियों से, कि बच्चा थका हुआ है, आके सो रहा है, आप इसकी देखो कि उसकी एनर्जी लेवल्स कैसे जा रहे हैं आजकल, और उसमें वो हेल्दी प्रोटीन ले रहा है, हेल्दी कार्ब्स ले रहा है, और हेल्दी फैट्स भी बच्चों के लिए ज़रूरी हैं। ये नहीं है कि आपने बस उसको चिकन दे दिया तो कार्ब्स नहीं ज़रूरी, नहीं, उसको पोटैटोज़ भी दें, क्योंकि अप टिल द एज 12 बच्चों के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं गुड फैट्स। उसके बाद जाहिर है फीमेल्स हैं, आफ्टर द एज ऑफ 22-25 हम पे फैट डेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी। अल्लाह ताला आसानियाँ दे देता है, बैठ के करने वाली जॉब्स होती हैं, मोटे होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले पहले जब तक हम एक्टिव होते हैं, जब तक इनटेक और आउटपुट की डिमांड मीट करी होती है, कैलोरीज मीट करी होती हैं, मोटे नहीं होते, तो वो फिर एनर्जी देती है। बिल्कुल। मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे? यही मैसेज है आज। अब ये टॉपिक बच्चों की तरफ आ गया है तो सब घर वालों को और ख़ास तौर पे पेरेंट्स को, माओ को, जो भी औरतें घर में थी, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की एनर्जी लेवल्स का ख्याल रखें और डेली उनको एक एग ज़रूर दे दें ताकि प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। एक पोटैटो बॉईल करके दे दें या कोई बेक करके दे दें ताकि उनकी कार्ब्स रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। इस तरह से एक तो उनका कद नहीं छोटा रहेगा, जो आजकल बड़ा मसला है ना कि छोटे छोटे स्ट्रेचर के लोग आ रहे हैं, खाने पीने में मसला है। और बजाय इसके कि डब्बे का दूध दें, किसी अच्छे गाय का दूध दे दें, बिकॉज डब्बे का दूध ऑलवेज कंटेन सम काइंड ऑफ खाद। तो बेशक कुछ अच्छे भी हैं लेकिन मोस्टली जो हमारी रेंज में आते हैं नॉर्मल कम्युनिटी की, तो बेहतर है थोड़ा दूध दे दें लेकिन खालिस दे दें। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करना इसलिए ज़रूरी होती है, कहीं ना कहीं अगर आपको इन मसाइल का सामना है तो आपकी मुश्किल आसान हो जाए। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब हम शामिल करेंगे आज की हेल्थ टिप। ज़ुहैब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आज की टिप उनके पास है जी, ओवर टू यू। This is Zuhaib Bukhari. I'm internationally certified fitness trainer और मेरे साथ हैं रईस बबर। और आज हम जो वर्कआउट कर रहे हैं वो है प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेज विद आर्म्स वर्कआउट। आर्म वर्कआउट करेंगे, साथ हम प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज करेंगे। प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती हैं जिनके अंदर जंप्स ऐड होती हैं, और जो हम जंप करते हैं इसका मतलब है हम मल्टी मसल को यूज़ करें। जो हम मल्टी मसल को यूज़ करेंगे इसका मतलब हम कैलोरीज ज़्यादा बर्न करें, ज़्यादा कैलोरीज बर्न करें, इसका मतलब हम ऑब्वियसली फैट बर्निंग ज़्यादा इस वर्कआउट में। तो आई होप आप इसको फॉलो करेंगे, अपना फीडबैक देंगे हमेशा की तरह, और डाइट तो लाजमी करेंगे बिकॉज डाइट के बगैर किसी भी वर्कआउट का कोई मकसद नहीं है। ओके, स्टार्ट करते हैं वार्म से। जंपिंग जैक्स 1 2 3 एंड गो। 10 9 8 7 6। हाँ, लेकिन अगर आप किसी फिटनेस टारगेट से रिलेटेड अगर आप कर रहे हो एक्सरसाइज तो आपको बेनिफिशियरी है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि यार जरूरी नहीं है कि एक्सरसाइज आप
मोटे होने, पतले होने के, लंबे होने के या छोटे होने के, व्हाटएवर इज द रीजन, व्हाटएवर इज द गोल या पर्पस आपकी एक्सरसाइज का, जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज आप हेल्दी रहने के लिए भी कर सकते हैं। तो वार्म अप हो गया, शाबाश। ओके, हम स्टार्ट करेंगे प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज से। प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज में हम करेंगे जैसे स्क्वाट्स करते हैं वैसे स्क्वाट्स करेंगे विद जंप करेंगे, डाउन देन अप, डाउन देन अप, इस तरह फेस कर लें आप, शाबाश, जंप, शाबाश। 10 रैप्स करेंगे, 1 2 3 4 5। अब जो इनका फेज है, जो मूवमेंट करें इसके अंदर मल्टी मसल्स इन्वॉल्व करें, और मल्टी मसल्स का मतलब है कि कैलोरीज एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा है। 10, शाबाश। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज बाइसेप कर्ल्स। एक एक्सरसाइज हम करेंगे प्लायोमेट्रिक जंप्स वाली, और एक करेंगे आर्म्स का वर्कआउट, शाबाश। 1 2 3। और पूरे वर्कआउट का जो मकसद है वो है मैक्सिमम कैलोरी एक्सपेंडिचर, फैट बर्न करना है भाई, और रोटियां कम खानी है और बोटियां ज़्यादा खानी है आप लोगों ने, शाबाश, शाबाश। ओके, नेक्स्ट इज लंजेस करेंगे जंप्स के साथ। और अगेन मैं हमेशा कहता हूँ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर मैं कहता हूँ कि प्रोटीन ज़्यादा लें, इसका मतलब ये नहीं कि हमने प्रोटीन बेस्ड खा लेना है, होता है ना, इतना बॉडी को ज़रूरत है, अगर ज़्यादा लोगे तो उसका भी नुकसान है, शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, शाबाश। ओके, ट्राइसेप्स एक्सटेंशन करेंगे, शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, शाबाश। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज जैसे स्टैंडिंग का फेस करते हैं सिंपल, लेकिन इसका जंप करेंगे लाइक दिस, 2 3, शाबाश, ये वेरी गुड, शाबाश। 2 3 4 5 raise, excellent, 6 7 8 9 and 10, cha boy, बहुत आला। Next exercise, hammer curl, 1 2 3 and go, शाबाश, perfect boy, perfect, perfect, face सामने करना है। 4 5, relax for neck muscles। अक्सर बाइसेप करते हुए लोग क्या करते हैं, मसल्स को स्टिफ करते हैं, नेक के या शोल्डर के, ना अपने अननेसेसरी बॉडी पार्ट्स को स्टिफ नहीं करना, जिससे मसल की एक्सरसाइज कर रही है, बस उसी पे ही फोकस रखना है। डन। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बर्पीज। 10 बर्पीज करेंगे, और जितने बार वर्कआउट है उसको आप 3 टाइम रिपीट करोगे, शाबाश। 1 2, शाबाश, 3 4 5 6 7 8 9 10, शाबाश। ओके, डंबल्स, किकबैक्स करेंगे, शाबाश। शाबाश, डन, वेरी गुड, शाबाश। ये था हमारा वर्कआउट। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा होगा। थैंक यू सो मच ज़ुहैब हमारे साथ मौजूद थे। तो आप अगर फीडबैक अपना देना चाहते हैं ज़ुहैब तक, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं, ज़रूर हम तक मैसेज कीजिए। सो आप घर में रह के कौन सी एक्सरसाइज पूछना चाह रहे हैं, ज़ुहैब जो है वो ज़रूर आपको जो है उस बारे में बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको फीडबैक ज़रूर देना है। हम ज़ुहैब तक आपके मैसेजेस जो हैं वो पहुंचा देंगे। अच्छा जी, हमने आगे बढ़ना है, और हेल्दी टिप में आपको ये भी बताना है कि मौसम जो है गर्मियों का आ रहा है, तो कौन सी चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं। तुक मलंगा का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मौसर इस तरह भी है कि सबसे पहले वेट कम करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। फिर तुक मलंगा
शक्का के इस्तेमाल से अगर आपको जिस्मानी तौर पर सोजिश का जो है वो सामना रहता है, सो उसमें भी कमी आती है। स्वेलिंग के असरात को ये कम कर देती है, कैंसर के असरात को कम कर देती है। फिर इसके अलावा हार्ट पेशेंट के लिए ये बहुत अच्छी है। गर्मियों में पानी में, दूध में, किसी भी चीज़ में आप इसका इस्तेमाल करेंगे, किसी भी शरबत में इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसके साथ साथ वो लोग जो कि कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। सो आप इसको निहार मुँह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरा दिन कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए तरीका ये होता है कि आपने इसको पानी में भिगो के रखना है 20 से 25 मिनट के दरमियान, और फिर आप इसको जो है एक बॉटल में डाल लें या फिर एक फुल ग्लास पानी ले लें, उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में एक दफ़ा इसका इस्तेमाल जो है आपके बहुत सारे मसाइल जो हैं उनका हल लेकर आता है। सो प्रोग्राम का वक्त पहुंचे इख्तिताम को, अपना ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।